100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। ऐसा लगता है जैसे बदमाशों के हौसले दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इनको ना तो कानून का खौफ है, ना पुलिस का कोई डर। रक्षाबंधन पर यूपी के मुख्यमंत्री महफिल जमाकर रक्षा का वचन दे रहे हैं और इसी रक्षाबंधन पर कानपुर में दिन दहाड़े ही दरिंदों ने एक महिला की आबरू को तार-तार कर दिया। कानपुर में शर्मसार इंसानियत, सड़क पर लुट रही आबरू, कार में महिला से गैंगरेप। ऐसा लगता है जैसे बदमाशों के हौसले दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। इनको ना तो कानून का खौफ है, ना ही पुलिस का कोई डर। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री महफिल जमाकर रक्षा का वचन दे रहे हैं और इसी रक्षाबंधन पर कानपुर में तो दिन दहाड़े ही दरिंदों ने एक महिला की आबरू को तार-तार कर दिया। कार में महिला के साथ गैंगरेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया और तो और उस महिला को हवस का शिकार बनाने के बाद बेखौफ दरिंदे महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। सर, मेरे भाई का केस चल रहा था अनिल सचान के पास। उन्होंने मुझे फ़ोन करके 14 तारीख की शाम को बुलाया कि अब आपके साइन चाहिए पेपर पे, आप 2 मिनट के लिए घर के बाहर आ जाइए तिवारी स्वीट्स पे। और जब हम तिवारी स्वीट्स से पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पेपर आगे वाली गाड़ी में रखे हैं, 2 मिनट बैठो, आगे जेके तक चलना है। तो जब मैं उनके साथ बैठ गया और जब दूसरी गाड़ी में वो लेके गए, उन्होंने कहा पेपर उठाओ। पेपर जैसे हमने उठाने की कोशिश करी, उन्होंने धक्का मार के गाड़ी में अंदर की तरफ घसीट लिया। 2 लोगों ने, एक राशिद और दूसरा एडवोकेट अनिल सचान। पीड़ित ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। फरियाद सुनने के बजाय गाली देकर भगाया। सीएम साहब देखिए अपनी पुलिस की करतूत। कानपुर की चकेरी थाना इलाके में चलती गाड़ी में किया गया था गैंगरेप। महिला का आरोप है कि पेशे से वकील अनिल सचान और राशिद नाम के शख्स ने दिया इस वारदात को अंजाम। मोबाइल क्लिप को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी भी दी गई, लेकिन कानपुर पुलिस की संवेदनहीनता भी शर्मसार ही करती रही। पीड़ित महिला के मुताबिक पुलिस ने फरियाद सुनने के बजाय गाली देकर उसे वहां से भगा दिया था। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए डीजीपी साहब कैसे काम करती है आपकी पुलिस। पूरी रिकॉर्डिंग मोबाइल उनके साइड में ही रखा था, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। और उन्होंने बाद में मुझे दिखाई कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल देंगे और तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। तो गैंगरेप किया था जी। फिर थाने में गई पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस वालों ने गाली दे के भगा दिया था और फिर बाद में जब मैं घर आ गया 100 नंबर डायल किया, तब सब लोग घर पर आए और तब मेरा बयान लिया। अब पुलिस क्या कह रही है? अब सर पुलिस वाले सब एसओ साहब मिले हुए हैं और वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कौन चाय नाश्ता कर रहा है? जिन्होंने रेप किया, अनिल सचान, राशिद और एसओ जी। अच्छा, आपको गाड़ी से कहाँ ले गए थे? जाजमऊ की तरफ, जाजमऊ पुल से क्रॉस किया।
वहशीपन की इस घटना के बाद कानपुर पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पहले तो गुहार लगाने पर गाली दी गई, अब कार्रवाई के नाम पर मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन दबाव अब समझौते का बनाया जा रहा है। और एसओ साहब एकदम से इसमें मिले हुए हैं। अगर हम एसओ साहब के पास कोई शिकायत लेके जाते हैं तो अभद्र व्यवहार करते हैं हम लोग के साथ और कहते हैं कि चाय नाश्ता बराबर उनका चल रहा है। और इसमें रवि त्रिपाठी करके हैं, वो भी इनसे मिले हुए हैं और बस यही चल रहा है और बस परेशान कर रहे हैं। इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। मेडिकल हम करवाने गए तो मेडिकल में भी इन लोगों ने इधर से उधर कर दिया है मेडिकल जांच। और 3-4 दिन से ये लोग बस दौड़ा रहे हैं। बुला लेते हैं 9 बजे, भेजते हैं मेडिकल के लिए 1 बजे, जबकि यहाँ मेडिकल सब बंद हो चुका है। पीड़ित के दर्द को तमाशा बनाने पर तुली है कानपुर पुलिस, क्योंकि बेखौफ आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। वहीं नेशनल वॉइस ने सरोकार निभाकर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा तो जवाब जांच और कार्रवाई की चिल से लिपटा मिला। आप भी सुनिए। महिला का ये आरोप है, संडे शाम की घटना ये बताई गई और उसने आरोप लगाया है कि जो उसके अधिवक्ता थे और उसके एक साथी, इसका विवाद पीड़िता का अपने घर में चल रहा था और पेपर बुलाने के बहाने इसको बुलाया गया, पेपर देने के बहाने, और उसके बाद उसके साथ दुराचार की घटना की गई। इस संदर्भ में तत्काल संडे रात में ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल और अन्य चीज़ें कराई गई और गुण दोष के आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ये हाल है प्रदेश की परिधि में पुलिस और बदमाशों के कारनामों का। बेखौफ बदमाश जहां बहन बेटियों की आबरू से खेल रहे हैं, वहीं प्रदेश की पुलिस उनके जख्मों पर नमक लगा रही है। सवाल ये है कि आखिर सरकार क्यों इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती? आखिर कब तक सड़क और हाईवे पर लुटती रहेंगी महिलाओं की आबरू? अंशुमान गुप्ता, नेशनल वॉइस, कानपुर। यूपी में हत्याएं और बलात्कार की वारदातें आम हो चली हैं। हत्यारों और दबंगों के बढ़ते हौसले अखिलेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश में बेलगाम हो चुके अपराधी मानो अखिलेश सरकार को खुली चुनौती दे रहे हों कि बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, हम तो बेखौफ हैं और हमारी बात की गवाही शामली की ये वारदात देगी। शहर शहर शैतानों का सितम, आधी आबादी पर हो रहा जुल्म, दरिंदों की दरिंदगी का बन रही शिकार। क्या अपराधियों के आगे बेबस है सरकार? आखिर किसकी नजर लगी है सूबे उत्तर प्रदेश को? क्यों बढ़ता ही जा रहा है दरिंदगी का ये दंश? घर हो या बाजार, स्कूल हो या अस्पताल, यहां तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है बेटियों की आबरू। रक्षाबंधन से पहले की एक रात शामली के एक अस्पताल में महिला से गैंगरेप के प्रयास का मामला सामने आया है। इसके पैर टूट रहे, इसके धोरे थे हम। अच्छा। और 12:20 की बात है ये। रात की जी। अच्छा। मैंने कहा लगी मगर तुम लौट जाओ तो जाग लो बब्बो, और मगर मैं आँख मीच लूँ थोड़ी सी। पहला तो लाइट बंद हुई जी, लाइट बंद होकर फिर उन्होंने मेरी हाथापाई करी, हम लोग ले गए परे लोग खींच कर। कौन? कंप्यूटर। अच्छा। फिर हमने किलकी मारी खूब, किलकी मार कर फिर वे भाग पाए। आप आकर कहा लगे बिजली भागती होगी, अन्नू लाइट बंद हुई। अच्छा। और पटुआ भी उन्होंने दबाया, कबाड़ी भी उन्होंने। अच्छा। पीड़ित महिला अपनी ननद के टूटे हुए पैर का इलाज कराने सदर कोतवाली के सिंघल नर्सिंग होम आई थी, लेकिन रात करीब 12 बजे अचानक अस्पताल के वार्ड की लाइट बंद हुई और 3 लोगों ने पीड़ित महिला की आबरू पर धावा बोल दिया। पीड़ित महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने महिला को बचाया। पीड़ित के मुताबिक वो तीनों अस्पताल के ही कंपाउंडर थे। इतना ही नहीं, महिला की गर्दन पर चोट के ये निशान हादसे की गवाही दे रहे हैं।
रात में 12:30 बजे लाइट भी जाएगा थी, तब तक तीन थे। क्या पूरा मामला आपको कैसे सूचित किया गया? मुझे 4:15 बजे फ़ोन आया था इनके घर में। क्या कहते? अगले इस तरीके से मामला हो गया वहाँ। हम आए यहाँ पे 8-10 लोग थे, हमने कहा भाई डॉक्टर साहब को बुला लो। इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया हमारी बात को, अपनी दादागिरी के चक्कर में रहे। अच्छा, अलग अलग बयान रहे इनके 3 लोगों। तो अब आप क्या चाहते हो? सालों को सजा मिलनी चाहिए इनको। ऐसा है रात को बंदा घर में पता नहीं है इसके बारे में पूरा, परंतु हमें ना मरीज के साथ है जी मरीज जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है। नहीं, सूचना क्या है कि क्या इस तरीके का कंपाउंडर आपके साथ यहाँ पे? नहीं, ऐसा कभी इस तरह नहीं हुआ पिछले 35 साल से कभी ऐसा। तो क्या महिला झूठा आरोप लगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो जांच का विषय है। बहरहाल घटना की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आधी आबादी की सुरक्षा किसके भरोसे है? पंकज मलिक, शामली, नेशनल वॉइस। कानपुर और शामली की घिनौनी तस्वीर हमने आपको दिखाई, मगर यह सिलसिला थमा नहीं, बदस्तूर जारी रहा और इसकी ताजा तस्वीर बिजनौर में फिर उभरी, जहां अखिलेश सरकार की पुलिस को नजरअंदाज कर दिल दहला देने वाली घिनौनी वारदात लिखी गई। जरा देखिए आप भी। यूपी में इन दिनों क्राइम चरम पर है। अपराधी बेखौफ हैं, निडर हैं। अपराधियों के इरादों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। 4 साल बेमिसाल का नारा देने वाली अखिलेश सरकार आंखें मूंदे बैठी है। घर हो या ऑफिस, गली हो या हाईवे, शहर से लेकर गांव तक प्रदेश की जनता कहीं भी महफूज नहीं है। हत्या, बलात्कार और रेप जैसी वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी ही एक घिनौनी वारदात सामने आई रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले, यानी 17 अगस्त की रात, जब जिला बिजनौर में एक लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। खेत पे गए थे जंगल में अपने चाची के साथ। ठीक है। तो वहाँ लड़कों ने जंगल में पकड़ा था। 5 लड़के, 2 ने करा, 3 देख रहे थे ऐसे ही खड़े हुए। फिर क्या किया तुमने? मैंने क्या किया, जब मुझे पकड़ रखा तो मैंने कुछ नहीं किया। घर वालों को बताया? हाँ, घर वालों को बताया कि सबको। मैंने भैया को सबको कहा, मैं भैया मुझे बचा लो, मुझे मत करो मेरे साथ ऐसे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती करा। इस लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बारी बारी से इसकी अस्मत से खिलवाड़ किया गया। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वारदात को अंजाम दिया गया जिला बिजनौर के थाना शिवाला कला के कासमपुर बिलौच के जंगलों में, जहां नदीम और उसके 4 वहशी दरिंदे दोस्तों ने बारी बारी से लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और घिनौने गुनाह को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। एक महिला ने गांव के ही 4-5 लड़कों पर, जिसमें 4 ज्ञात है, एक अज्ञात के खिलाफ 376 आईपीसी का मुकदमा कायम कराया है। क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी द्वारा गहन छानबीन की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मौके पर एक मोबाइल फोन मिला जो उस महिला का तथाकथित दोस्त नदीम का, जो अमरोहा का रहने वाला है, मिला है। उसमें उसकी फोटो और सारी चीज़ें हैं। जांच से पता चला कि उस नदीम का इस महिला से दोस्ती थी। इन लड़कों ने टोका टाकी किया, गांव में बात फैल रही थी। प्रतिक्रिया स्वरूप महिला ने ये मुकदमा कायम कराया है। डॉक्टरी परीक्षण, बयान, सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मौके से मिले मोबाइल जांच में मालूम हुआ कि नदीम और पीड़िता आपस में अच्छे दोस्त थे। सभी बिंदुओं पर पुलिस अब बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पीड़ित लड़की के बयान पर 5 युवकों के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और बलात्कारियों की तलाश में जुट गई है। रोहित त्रिपाठी, बिजनौर, नेशनल न्यूज। हालात नहीं बदलते सूबे उत्तर प्रदेश के। बहू बेटियां खौफ के साए तले जिंदगी गुजार रही हैं। घर में रहती हैं
तो डर लगता है, सड़क पर निकलती हैं तो भी डर लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी का कौन सा शहर, कौन सी गली महफूज है बहू बेटियों के लिए। उन्नाव की शर्मनाक वारदात आप भी देखिए। यूपी में सरेआम हत्याओं और दुष्कर्म की घटनाएं आम हो चली हैं। हत्यारों और दबंगों के बढ़ते हौसले अखिलेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बेखौफ हो चुके अपराधी अखिलेश सरकार को मानो खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उन्नाव जनपद में एक बार फिर दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात सामने आई है। कोतवाली इलाके के सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के रुस्तमपुर गांव का मामला है, जहां एक दबंग ने अपने घर लौट रही दलित नाबालिग लड़की को खेत में ले जाकर जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बना डाला। लड़का हमको पकड़ लिया, हमारे बाल पकड़ लिया। जब हम चिल्लाने लगे, जब तब पहले तो मुंह लिपटे हुआ था। जब हमको मैं घर में लेकर गया था, मुंह खोल दिया था। फिर उसके बाद फिर जब हम चिल्लाने लगे थे तो हमारे हाथ और मुंह भी बांध दिया, मुंह साध दिया था कपड़े से, और हमको बहुत दूर घुसलाते ले जा रहा था। हम अपनी तरफ खींच रहे थे, वो अपनी तरफ खींच रहा था। जबरदस्ती में ऐसा किया। सुनी आपने पीड़ित लड़की की जुबानी उसकी आप बीती, सुना रही है अपनी दास्ताने दरिंदगी। कैसे गांव के हैवान ने इसकी अस्मत पर वार किया और जमकर मनमानी की। खेत में खींचकर शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी से बलात्कार की वारदात से आहत पीड़ित लड़की की माने तो घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला गांव का ही रहने वाला सुरेश नाम का लड़का है। पीड़ित परिवार ने तुरंत थाने पर दस्तक दी और अपने बयान दर्ज करवाकर गुहार लगाई कि अपराधी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने भी मामले पर गंभीरता दिखाई और आरोपी सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लड़की अपने घर जा रही थी और गांव के बगल का ही एक लड़के द्वारा दुष्कर्म करने की बात आई है। इसमें तहरीर लेकर इनसे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना हो रही है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। उन्नाव पुलिस का कहना है कि वो अपना काम कर रही है। मुमकिन है जल्द आरोपी को सजा दिलवाएगी, मगर हम पुलिस प्रशासन और शासन सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्या अपराधी की सजा इस परिवार के जहन पर चस्पा घिनौने जख्म भर पाएगी? क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ है, सजा का डर नहीं? कमी कहां है? क्या सरकार की पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा? तभी अपराध का आंकड़ा सूबे में आसमान छू रहा है। आशु तिवारी, उन्नाव, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करती है। 100 नंबर और 1090 को महिला सुरक्षा का अचूक हथियार समझती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन दावों के तमाम किले ढह गए। बड़े बड़े वादों के बांध टूट गए जब नेशनल वॉइस ने अपनी सरकार को समझते हुए इसकी पड़ताल की। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करती है। 100 नंबर और 1090 को महिला सुरक्षा का अचूक हथियार समझती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन दावों के तमाम किले ढह गए। बड़े बड़े वादों के बांध टूट गए। नेशनल वॉइस ने सरोकार निभाकर महिला सुरक्षा की पड़ताल की तो सारी पोल खुल गई। सूबे के सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी मुस्तैद है कि कुत्ते, बिल्ली और भैंस तक को हमारी पुलिस ढूंढ लेती है। लेकिन इसी का रियलिटी चेक करने के लिए नेशनल वॉइस की टीम सड़कों पर निकली है। आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा है। प्रतिमा 1090 पर फोन करेंगी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वुमेन पावर हेल्पलाइन है, और फिर देखना होगा कि जब हमारी सहयोगी 1090 पर फोन करेंगी उसके कितनी देर बाद पुलिस की मदद इन तक पहुंचती है। नेशनल वॉइस की टीम ने सबसे पहले 100 नंबर पर हालात की हकीकत जाननी चाहिए। इसके लिए एक लड़की के जरिए मंचलों की छेड़छाड़ से बचाने की गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार देख लीजिए, प्रदेश की परिधि से दूर दिल्ली में मिल रहा था 1090 का नंबर। नमस्कार सर, कमांडो से मैं प्रतिमा बोल रही हूँ सेक्टर 63 से।
मैं नोएडा सेक्टर 63 से मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। ये दिल्ली का नंबर मिला है आपने? जी मैंने यूपी पुलिस हेल्पलाइन नंबर मिलाया है। नहीं जी, ये तो दिल्ली का मिल गया मैडम। आपको नोएडा का दे देता हूँ मैं नंबर, नोट कर लो। जी बताइए। यूपी का नोएडा का ना? जी हाँ। नोएडा का नोट करो। हाँ जी बोलिए। 8800 जी 199 जी 955। जी दूसरा है वो नोट कर लो। ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर नहीं है क्या जिसपे? ये सारे वहाँ के कंट्रोल रूम के नंबर हैं। ये क्या होता है 1090 जो है, ये वहाँ का वुमेन हेल्पलाइन नंबर है नोएडा का। ये यहाँ दिल्ली में मिल जाता है आगे कई बार। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। सूबे का दिल कहे जाने वाले नोएडा में सीएम साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट विमेन पावर हेल्पलाइन की हवा निकल गई, क्योंकि मजबूरी की हालत में कोई महिला अगर 1090 नंबर को मिलाएगी तो ये दिल्ली मिलेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हमारी सहयोगी प्रतिमा से हुई बातचीत में नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम का एक नंबर दिया जो 10 डिजिट का था। 1090 उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नंबर है और ये बताया जाता है कि जब 1090 किसी महिला के साथ किसी तरह की छेड़खानी होती है या उसको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो 1090 वो डायल करके पुलिस की मदद ले सकती है। लेकिन जब हमारी सहयोगी प्रतिमा ने इस नंबर को डायल किया तो ये नंबर दिल्ली में लग रहा है, और दिल्ली में जहां पर लगा उनका ये कहना है कि आप लोगों ने ये नंबर दिल्ली में मिलाया है। प्रतिमा से जान लेते हैं क्या कुछ सुनने को मिला फ़ोन पे जब इन्होंने 1090 डायल किया। प्रतिमा, 1090 आपने डायल किया, क्या कुछ सुनने को मिला उस साइड से? जब मैंने हेल्प के लिए 1090 पे कॉल किया तो वो दिल्ली में जाके कन्वर्ट हुआ, और उनका ये कहना है कि कई बार जब वो यूपी में ये नंबर लगाया जाता है तो वो दिल्ली में आके कन्वर्ट होता है। उन्होंने एक नंबर भी मुझे दिया उसके लिए, लेकिन वो शॉर्ट नंबर नहीं थे, 4 डिजिट के नहीं थे, काफ़ी 10 डिजिट के नंबर थे, जिसपे शायद हम जैसे वोमेन अगर नॉर्मल बात करें, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं और अचानक से कॉल करना हो तो इतना लंबा डिजिट हमें मिलाना इम्पॉसिबल है। ये महिला सुरक्षा के इंतजामों का वो जनाजा है जो जनता को ख्वाब दिखाकर निकाला जा रहा है। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, जिस व्यवस्था के भरोसे आप दम भरते हैं उसकी हकीकत क्या है। चलिए अब आपको 100 नंबर वाली व्यवस्था के हालात से भी रूबरू करवा ही देते हैं। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है ये हमने आपको दिखाया। अब हमारी सहयोगी प्रतिमा 100 नंबर डायल करेंगी और पुलिस से मदद मांगेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नोएडा पुलिस की पीसीआर प्रतिमा के पास कितनी देर में पहुंचती है। इसके बाद हमारी सहयोगी प्रतिमा ने अब मंचलों की छेड़छाड़ से बचाने की गुहार 100 नंबर पर कॉल करके लगाई। जिस वक्त 100 नंबर पर कॉल की गई उस वक्त समय हुआ था 1:23। हमारी सहयोगी प्रतिमा ने जब 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस की मदद मांगने की कोशिश की तो पहले तकरीबन 3 बार 100 नंबर पे फोन लगा ही नहीं, लेकिन जब फोन बदलकर फोन किया गया तो नोएडा के कंट्रोल रूम में फोन लगा। वक्त तकरीबन 1:22 हो रहा है और अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस की मदद प्रतिमा तक कितनी देर में पहुंचती है। दरअसल तमाम सवालों के बाद नोएडा पुलिस के 100 नंबर से जवाब आया था कि पुलिस पहुंचेगी। इंतजार की घड़ियां चल रही थी कि नोएडा पुलिस ने करीब 15 से 20 मिनट के बाद दस्तक दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने का समय यकीनन किसी भी अनहोनी के घटने के लिए काफी था। मुझे कॉल अभी जो है 1 मिनट पहले दी गई है और ठीक 1 मिनट में मैं यहाँ गया हूँ। मैं बैंक वाले रोड पे था, अभी बैंकों के पीछे ही। लेकिन जो हमारी सहयोगी हैं इन्होंने 100 नंबर पे हम लोग एक रियलिटी चेक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश की कि नोएडा पुलिस कितनी तत्पर है। आप जैसा आपका कहना है कि आप 1 मिनट में यहाँ पहुँच गए, लेकिन कंट्रोल रूम को हमने तकरीबन 15 मिनट पहले सूचना दी थी। नहीं, कंट्रोल रूम को आपने जिस समय भी सूचना दी हो, लेकिन कंट्रोल रूम ने मुझे जो सेट पे जो अभी बताया, अभी आपके सामने बताया है, और मैं कॉलर को आपको जो कॉल कर ही रहा था रास्ते में, इतनी देर लगी है मुझे जितनी देर मैंने आपको कॉल की। बस बैंक वाले आपके रोड पे पीसीआर थी बैंकों के सामने और मैं 1 मिनट में आपके पास आ गया हूँ यहाँ। बहरहाल महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले सिस्टम के लिए तमाचा है ये व्यवस्था, क्योंकि 1090 हो या 100 नंबर, हवाई दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। इंदर सेन यादव, नोएडा, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।